जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने खेतों में बोए हैं इंसानों के सर, तुमने खेतों में बोए हैं इंसानों के सर, अब जमीन खून उगलती है तो रंज क्यों। नमस्कार, मैं हूं सुरुचि शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजनीति और कूटनीति की एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है वो एक दिन खुद को निगल लेता है, और ऐसा ही कुछ आज पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ये देश ना जाने पिछले 79 सालों से दुनिया के हर मंच पर आज़ाद कश्मीर का जो राग अलापता रहा है, पर आज के समय में उसी के नक्शे के अंदर आज़ाद कश्मीर के जो नारे गूंज रहे हैं, वो लोग वो नारे गा रहे हैं जो इस्लामाबाद के जुर्मों से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीओके की आवाम की। पीओके की आवाम आज इतनी परेशान है कि आज वो लोग चाहते हैं भारत के साथ विलय करना। एलओसी खोलने की मांगे की जा रही हैं। जेएसी के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग किया जाए और हमें भारत की मदद चाहिए। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हरीश चोपड़ा जी। नमस्कार सर, पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस मुद्दे पे आज के समय में पीओके में क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है। तो सर, पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर की आज़ादी का राग अलापता रहा है, जैसे हम सभी जानते हैं, और आज पीओके के जो लोग हैं खुद पाकिस्तान से आज़ादी की गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है आज के समय में? देखिए, यहाँ तक पाक अधिकृत कश्मीर का सवाल है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर के आवाम को हमेशा उस पर जुल्म किए, अत्याचार ढाए हैं, और पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा वहाँ के लोकतंत्र को अपनी बूटों के तले रौंदा है। तुमने खेतों में बोए हैं इंसानों के सर, तुमने खेतों में बोए हैं इंसानों के सर, अब जमीन खून उगलती है तो रंज क्यों है। आपने पहले कहा था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, ये वही उदाहरण है। पिछले 7 दशकों से भी ज़्यादा समय से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आवाम को एक सपना दिखाया कि हम भारत का जो कश्मीर है वो भी ले लेंगे, हम उसे कश्मीर की आज़ादी दिलवाएंगे। और पहले तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आवाम के बच्चों को उन्होंने हाथों में बंदूकें पकड़ाई। कौन नहीं जानता कि मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरकोटली में ट्रेनिंग कैंप थे आतंकवादियों के, और यहाँ से आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर के भारत में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने हमारे धर्म स्थानों को नहीं छोड़ा, हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च बंदर संसद पर हमला किया, हमारे रघुनाथ मंदिर को अपवित्र किया, गांधी धाम जैसे अक्षरधाम मंदिर को अपवित्र किया, और खून की नदियाँ निर्दोषों के खून बहाई हैं। तो अंततः जब जुल्म बढ़ता है तो विरोध तो होता ही है। अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का आवाम आज भारत से मदद मांग रहा है तो उसके पीछे ये जो आज पाक अधिकृत कश्मीर का बच्चा, यहाँ तक कि महिलाएं, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन पहले पाक अधिकृत कश्मीर में कभी नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद हो, रावलकोट हो या कोई अन्य शहर हो, मतलब हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए हुए हैं, और वहाँ का बच्चा ये कह रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये जो शेलिंग वेलिंग है उसके पीछे वर्दी है। यानी कि मुनीर की फौज अब तक लगभग 60 लोगों की जान ले चुकी है, और जो आवाम सब्सिडी पर एक सस्ता गेहूं मांग रहा है, आटा मांग रहा है अपने भूख के लिए, उसको मुनीर की सेना ने गोलियों से भूना हुआ है। और कम से कम नहीं तो 1 महीना पूरा हो गया है आंदोलन को, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो
जॉइंट एक्शन JAC है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, जी उसके जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं लोग, चाहे वो अमान खान हो या दूसरे कोई और लोग हों, अब तो महिलाएं भी सामने आ रही हैं। अगर उनकी मांगे 38 मांगे हैं उनकी कि मांगे पूरी नहीं होती तो वो मुजफ्फराबाद में फिर लॉन्ग मार्च निकालेंगे। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी आवाम की आवाज़, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जी सर, वहाँ बिजली का भी एक मसला है। वहाँ पे जो मौजूद मंगला डैम है वो इतनी सस्ती बिजली बनाता है और फिर भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इतनी महंगी बिजली उनको मिल रही है, तो उसकी कैसी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान में महंगाई का आलम क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है। जी यहाँ तक संसाधनों का सवाल है, पाकिस्तान कश्मीर में चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, पाकिस्तान कश्मीर में, उसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो मेटल हो, खनिज हो या रेयर अर्थ के मामले हो, हमेशा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अवाम को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा। ये एक तरफ तो गेहूं के लिए लड़ाई है, एक तरफ सस्ती बिजली के लिए लड़ाई है, एक तरफ सस्ती एजुकेशन की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के अवाम के हकूकों का यानी कि अधिकारों का भी सवाल है जो आज तक उन्हें नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ बिजली परियोजना है वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करती है और वो उसका इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान करता है जी। लेकिन पाकिस्तान अवाम को कुछ नहीं, वहाँ के अवाम के लिए कुछ नहीं है। अवाम के लिए बहुत संकट का वातावरण है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ ठीक है, पाकिस्तान में विधानसभा है, वहाँ का राष्ट्रपति है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, लेकिन सारा का सारा जो संचालन है वो इस्लामाबाद जो नियुक्त करता है गवर्नर, उसी के सहारे चलता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ के अवाम को उनके हक हमेशा छीने जा रहे हैं। जी सर, तो हमने अभी बात करी कि आटा और गेहूं की भी हमने जो बात करी है कि इससे मिलने वाली जो सब्सिडी है POK की आवाम के लिए वो खत्म कर दी गई है जी। तो ऐसा क्यों किया गया है पाकिस्तान की? इसकी मुख्य वजह आखिर क्या हो सकती है? क्योंकि उन्होंने तो हमेशा से ही POK को अपना हिस्सा मानकर आज़ाद कश्मीर और इतने नारे लगाए हैं। सबको, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस समय कितना कर्जदार है। जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसी कुछ शर्तों पर ऋण दिया था कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे। सब्सिडी, उनकी शर्तों को मानते हुए उन्होंने सब्सिडी ख़त्म की। लेकिन सवाल ये है कि जब एक अवाम को खाने के लिए रोटी नहीं नसीब हो रही तो वो अपने हकों के लिए तो मांगेगा, बिल्कुल लड़ेगा। पेट की भूख शांत करने के लिए उसे सस्ता गेहूं चाहिए, उसे सहज जीवन जीने के लिए सस्ती बिजली चाहिए। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा तो आवाम का सड़कों पर आना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस आंदोलन के चलते यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ उनको व्यापार में कुछ छूट देता है पाकिस्तान को। जी। अगर मानवाधिकारों के खिलाफ पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा हनन करते आ रहे हैं तो यूरोपीय संघ ने ये धमकी दी है कि अगर यहाँ मानवाधिकारों को कुचला गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तो वो जो छूट मिलती है व्यापार में उसको ख़त्म कर देंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दोहरा संकट शुरू हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में आग को झेल रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आर्मी पर हमला कर रहे हैं, वहाँ की ट्रेनों का अपहरण करके ले जाते हैं और वहाँ के आर्मी पर लगातार हमले हो रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान एक आशंका ये भी है कि फ्यूचर भविष्य में पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। बलूचिस्तान अलग हो सकता है, सिंध अपने आप में झुलस रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जहाँ पर अफगानिस्तान समर्थित जो तालिबान के लोग जिनको इन्होंने शरण दी थी, तालिबान को शरण देने वाला कौन है? पाकिस्तान के हुक्मरान। अब जब आग लगी हुई है तो वो भी अपने लिए इलाका मांग रहे हैं। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वो उन पर तालिबान का कब्जा है, उन पर पाकिस्तान का। और देखा जाए तो जो सीमांत क्षेत्र हैं अफगानिस्तान से लगते हुए क्षेत्र, वहाँ पर पाकिस्तान का प्रशासन कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, वहाँ उनकी हुकूमत चलती है। तो इस स्थिति में तो पाकिस्तान का भविष्य मुझे बहुत खतरे में दिखाई देता है। तो सर 12 रिफ्यूजी सीटों का भी एक गणित है वहाँ पे, जिसके ज़रिए ISI अपनी कठपुतली सरकार वहाँ बना रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये बहुत सही सवाल आपने किया है सुरुचि। देखिए, जो हमारा भारत का जम्मू कश्मीर है उसमें भी हम सीटें जो हैं
वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हमने भी सीटें खाली छोड़ते हैं, लेकिन वो हम सांकेतिक रूप से वो सीटें जो है वो खाली छोड़ते हैं। हम केवल ये दिखलाना चाहते हैं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हमारा है उनके प्रतिनिधित्व के लिए हमने सांकेतिक रूप से ये सीटें खाली छोड़ रखी हैं। और लेकिन वहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या है, 45 सीट्स हैं, वहाँ की जो 12 सीटें हैं वो उन्होंने रिजर्व रखी हुई है जी। और उस पर कोर्ट ने मोहर भी लगा दी है कि ये सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी। लेकिन इन सीटों के जरिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, वो अपने कठपुतली लोग जो हैं वो वहाँ नियुक्त करते हैं, जिसके जरिए सत्ता का संतुलन जो है वो अपने हाथ में रखते हैं कि तो सारा एक जरिया जो है कि वो पाकिस्तान कंट्रोल में रहे। और जो वो अब कुछ लोग सिंध में चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान पंजाब में रह रहे हैं, कुछ लोग कराची में रह रहे हैं, कुछ लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, दूर दूर तक रह रहे हैं जी। उनका सीधा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार ने, क्योंकि ISI वहाँ काम करती है, वहाँ सेना के लोकतंत्र पर हमेशा वो हावी रही है, तो वो अपने आदमी नियुक्त करते हैं ताकि कंट्रोल उनकर रहे, ताकि वो पाकिस्तान के अवाम, अधिकृत कश्मीर के अवाम पर अत्याचार या उनको दबा के रख सके। ये है उनकी रणनीति। गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले महीने चुनाव हुए जी, वहाँ भी ऐसे ही था। वहाँ तो जो टेररिस्ट संगठन के मुखिया थे, चाहे वो लश्कर कह ले, चाहे हम जैश कह ले, चाहे जैसे मोहम्मद कह ले, चाहे कोई भी छद्म नाम ले ले, उनके जो टेररिस्ट थे उनको उम्मीदवार बना के लड़ाया गया ताकि सत्ता पर आतंकवादियों का। ये अलग बात है कि वहाँ की जो चुनाव हुए वहाँ का परिणाम खंडित आया, किसी को भी बहुमत नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वहाँ जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, PMN नवाज, वो मिलकर के सरकार पर कब्जा करना किया हुआ है, कब्जा कर लिया है उन्होंने। ज्वाइंट सरकार चल रही है, लेकिन वहाँ भी हालात जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर ठीक नहीं है। जी सर, POK में आज जो मंजर है वो बहुत लोग सड़क पे उतर आए हैं। जून के शुरुआत से ही ये चीज़ चलती आई, आपने जैसे बताया लगभग 1 महीने हो गए हैं। तो एक व्यापारी शाहजेब हबीब की हत्या भी हुई थी इसके बीच, इस दौरान। तो POK में उनके हत्या के बाद ये जो मंजर है और ज़्यादा गहरा गया है। तो इतनी भड़क क्यों उठी है वहाँ की आवाम इसके बाद से? देखिए, जब आवाम भूखा हो और वो अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा हो और पाकिस्तान सेना के जो मुनीर हैं, मुल्ला मुनीर, उनकी फ़ौज उन्हें गोलियों से भून डाले, तो जरा आक्रोश का भड़कना स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसी जन क्रांति जो हुई है पाकिस्तान में वो पहले नहीं देखी गई। अब ख्वाजा महरीन ने ये कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पहले पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर के लोगों को बंदूकें पकड़वाई और अब उन्हीं पर गोलियां चला रहे हैं। इसका अर्थ केवल सुरजी अगर ये है तो यही है कि पिछले 70 दशकों में उन्होंने एक सपना देखा, लोगों को सपना दिखाया कि आप अगर जिहाद करते हो भारत के खिलाफ तो आपको उनका जो भी जिहाद का नारा है, हम आज़ाद कश्मीर लेके रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है आज के दौर की दुनिया में। तो जिन लोगों के बच्चों को उन्होंने फ़िदाइन बना के भारत में भेजा और जो जिहाद करते करते जिन्होंने जो मारे गए, क्योंकि आजकल के ज़माने में आज का भारत में कश्मीर में जो इतना सुरक्षा प्रबंध है, वहाँ पर आतंकवादी सरगनाओं की जो उम्र है बहुत कम रह गई है। किसी ज़माना था कि जो आतंकवादी संगठनों के जो सरगना होते रहे वो लंबे अरसे तक काम करते थे। आजकल तो सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना बढ़िया अभियान चल रहा है कि किसी आतंकवादी की उम्र कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, हमने देखा। अब सवाल यह है कि बंदूकें, जिनके बच्चों को बंदूकें पकड़ाई, जिनको एजुकेशन से वंचित रखा, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर हम भारत के साथ होते तो कितना अच्छा होता। कम से कम भारत की जब वो प्रगति देखते हैं, भारत का जम्मू कश्मीर देखते हैं, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन देखते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं ये मन में ये कसक है कि पाकिस्तान ने, हुक्मरानों ने उनके साथ धोखा किया है। तो क्या अब वो कहते हैं ना कि इस्लाम को छोड़ के देशभक्ति, भारत की ओर की देशभक्ति को चुनेंगे, या इस्लाम की तरफ जाएंगे, या अपना अलग कश्मीर उनको बनाना है, या अपने देश के साथ वो मिलन करना चाहते हैं? ये बहुत भविष्य का प्रश्न पूछ लिया आपने। देखिए, मानवाधिकारों की जब बात होती है तो उसमें आप धर्म को उसके साथ मत जोड़िएगा। धर्म एक अलग चैप्टर है। ये ठीक है कि वो धर्म के नाम पर जिहाद करते हैं। आए हैं। सबसे मूल प्रश्न तो ये है कि
क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को के मानवाधिकारों को की सुरक्षा करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान तैयार होंगे? अब जमीन भारत की है, हमारे लोग हैं वो वहाँ के, और आप जमीन दे रहे हो चीन को, CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो भी उसका भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। भारत सरकार हमेशा बार बार इस बात को प्रोटेस्ट करती रही है कि आप हमारी जो ज़मीन है कब्जे, आपने उस पर कब्जा कर रखा है, और आपका CPEC प्रोजेक्ट जो है वो हम उसे स्वीकार नहीं करते। और वो प्रोजेक्ट भी क्या है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर भी वो अब तक पूरा नहीं हो रहा। जी। तो आर्थिक गलियारा बनाना वो एक अलग चैप्टर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आवाम की बात है, वहाँ के अधिकारों को तो देना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हुक्मरान इसके लिए राजी होंगे। लेकिन एक संभावना और एक आशंका जिसे हम कहते हैं कि हमने विश्व की महाशक्ति सोवियत संघ को अपनी आंखों के सामने टुकड़ों में बढ़ते हुए देखा है। हाँ, पाकिस्तान भविष्य में 3 या 4 देशों में विभक्त हो जाए सोवियत संघ की तरह, क्योंकि जितना सोवियत संघ ताकतवर था उतना पाकिस्तान उसके मुकाबले पे कुछ भी नहीं है। तब इस बात में कि पाकिस्तान कश्मीर भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार है, तब इस बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल जैसे एक कल्पना की बात है कि भविष्य में क्या हो। ये केवल शब्द हैं अभी, ये एक कहते हैं ना कि ख्वाब है, जो पूरा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो। देखिए, आज की दुनिया में मैं ये मानता हूँ कि आफ्टर द 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, या जितने भी हुए हैं, बॉर्डर्स कैनॉट बी चेंज। ऑफ कोर्स देशों की सीमाएं ऐसे नहीं बदलती। पाक में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये हमें देखना है। क्या वो भारत के फायदे में होगा? देखिए, पाकिस्तान का टूटना भारत के लिए, भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है, और भारत चाहता है कि उसके पड़ोस में अगर सरकारें हों तो वो डेमोक्रेटिक हो, स्थिर हो, शांत हो। पाकिस्तान का खंडित होना एक आम धारणा के मुताबिक लोगों के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान बचा नहीं है, लेकिन भारत के पड़ोस में भी शांत और स्थिर लोकतंत्रों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये हमें देखना होगा। जी सर, हमने अभी POK में बचे इस बवाल के चलते चीन और उसकी अरबों की जो CPEC परियोजनाओं की बात करी है, वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है POK की जनता पे, या ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है जो CPEC की? देखिए, CPEC में जब प्रोजेक्ट शुरू किया था जी, तो पहले तो ये बात थी कि जो उसके सुरक्षा प्रबंध थे उनके देखने के लिए भी चाइना ने अपने जवान भेज दिए थे जी। चाइना के इंजीनियर वहाँ थे, यानी कि जो रोजगार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए वहाँ पर तो आके सारे चाइना वाले बैठ गए थे। तो विरोध इस बात का है कि जमीन पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की है, और वो आप चाइना को आप दे रहे हो, मुफ्त में दे रहे हो, या उस पर चाइना कब्जा चाइना की विस्तारवादी नीतियों को हर आदमी समझता है। वो पहले क्या करता है, गरीब देशों को पहले ऋण देता है, उन्हें रखकर जाल में फंसाता है, फिर वहाँ प्रोजेक्ट शुरू करता है। और श्रीलंका में क्या किया चाइना ने, श्रीलंका की हब्बन टोटा बंदरगाह पर उसने कब्जा कर लिया। म्यांमार में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, अब तो भूटान में भी वो तिब्बत का, तो ताइवान का ऑलरेडी ऐसा हाल है। तो उसकी विस्तारवादी नीतियों को लोग समझते हैं, पाकिस्तान अवाम अच्छी तरह से समझता है कि अगर वहाँ चाइना आके बैठेगा तो उनके लिए बचेगा क्या। तो वही ना कि चाइना सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज से अपना वो बनाकर वो भारत के, ऑफ कोर्स भारत के अगेंस्ट जाकर वो अपना रणनीति बना रहा है उसमें, और उसमें पाकिस्तान भी उसका बहुत बड़ा साथ दे रहा है। उसको क्या ये रियलाइजेशन नहीं है कि कहीं ना कहीं वो उसी गड्ढे में खुद दोबारा से जाने वाला है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान में हमेशा वही है ना कि दोस्त का दोस्त या दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हम दोस्त बना लें। तो जो एक गठजोड़ जो करना चाहता है, हाँ, वो उसका देखिए 1962 के बाद जो भी हमें अविश्वास की खाई पैदा हुई भारत और चीन में, वो आज तक भारत के लोग नहीं भूले। ये ठीक है कि हमारा व्यापार चीन के साथ बढ़ रहा है, वो आज की दुनिया की ज़रूरत है। अगर हम ये कहें कि उस पर भरोसा है तो हुकूमतें भरोसा कर सकती हैं, लेकिन आवाम भरोसा कैसे करें? भारत को पता है कि 1962 में चीन ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा था, तो वो अविश्वास की खाई अब तक कायम है। आप भविष्य की दुनिया में, अगर आज की दुनिया में जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है,
जिस तरह की भू राजनीतिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही है, हमने युद्ध काल में भी देखा, अब खाड़ी देशों में भी क्या हो रहा है, भू राजनीतिक स्थितियाँ बदलती है, तो ये भी संभव है कि कल को भारत, चाइना और रूस का तो एक ट्रायंगल त्रिकोण बन जाए। सर ये तो बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस वाली चीज हो जाएगी। देखिए, नहीं, ऐसी संभावनाएं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में बनी रहती हैं। ये कूटनीतिक के सवाल हैं, जी। हमें इसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का हमारा विषय जो है वो पीओके है। जी सर। जेएसी के जो नेता हैं सरदार अमन खान ने, उन्होंने भारत से मानवीय मदद मांगी है। उन्होंने बोला है कि एलओसी तक को खोलने की अपील करी है उन्होंने। और क्या आपको सच में लगता है कि, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था, कि पीओके क्या सच में भारत का एक हिस्सा बनने के इच्छुक है? देखिए, अमान खान ने जो भी कहा है जी, उसने मतलब शहरों के नाम भी लिए हैं कि डोडा है, जम्मू है, श्रीनगर है, वहाँ के लोगों से उन्होंने मदद की अपील की है कि हमें आटा दीजिए, हमें गेहूँ दीजिए। देखिए, भारत हमेशा चाहे युद्ध हो या शांतिकाल, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदाएं हो, भारत हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। अगर कल को इन फ्यूचर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि वहाँ मदद मानव अधिकारों को देख करके मानवीय आधार पर भारत ने तो अफगानिस्तान की मदद की है, भारत ने गेहूं दिया है, भारत ने तेल दिया है, भारत ने दवाइयाँ दी हैं, और श्रीलंका को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, भारत ने हमेशा संकट काल में अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की मदद की है। लेकिन यहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये एक भविष्य का प्रश्न है कि कल को क्या होगा। वैसे तो भारत, अगर ये देखा जाए, भारत हमेशा नैतिक रूप से कश्मीरी अवाम का समर्थन करता है, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं, हम उन्हें मानते हैं। अगर कल को हमें मदद देनी भी पड़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारी बाधा जो है वो पाकिस्तान की सरकार होगी, बॉर्डर के पार जाकर के हम तो सहायता नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर वैश्विक मंच पर कोई ऐसी संस्था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र पहल करे या रेड क्रॉस पहल करे, तो उस माध्यम से तो भारत हमेशा तैयार रहेगा। तो सर, भारत ने जो खड़ा रुख अपनाया है अभी भी पीओके के इशू को लेकर, तो कितना मुमकिन लगता है? देखिए, भारत का जहाँ तक सवाल है कि पीओके हमारा है, ये हमारा सिद्धांत है जी, जिसे हम कहते हैं कि इसे हम छोड़ नहीं सकते। भारत की संसद ने भी प्रस्ताव पारित करके बार बार ये पाकिस्तान को बताया है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और आपने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। देखिए, यहाँ तक नैतिक समर्थन की बात है, अवाम के साथ, वहाँ के अवाम के साथ हमारा नैतिक समर्थन हमेशा ये रहेगा। ये हमारा नीतिगत सिद्धांत है। लेकिन यहाँ तक ताल्लुक़ है कि सवाल, या आपने बार बार ये सवाल किया कि क्या विलय करना चाहते हैं, लेकिन सवाल विलय का बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल तो ये है कि अवाम को, वहाँ के अवाम को अधिकार कैसे मिले, वहाँ उनका जीवन कैसे सहज हो, वो कैसे एक तरक्की पसंद कौम जो है वो कैसे दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर या रफ्तार से चले, ये सबसे बड़ी बात है। तो सर, आपको क्या लगता है कि पीओके में जो ये मुद्दा चल रहा है, वैसे भी इंटरनेशनल लेवल तक भी जा चुका है, न्यूजीलैंड, लंदन, हर जगह पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या रुख अपना सकती है इस पर? देखो, पाकिस्तान का रुख बड़ा सख्त है। पाकिस्तान की सेना चाहेगी कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। बलूचिस्तान में भी वो नरसंहार कर रहे हैं, यहाँ भी नरसंहार कर रहे हैं। जेएसी को भी उन्होंने आतंकवादी संगठन करार दिया है। जेएसी में कौन से लोग हैं? जेएसी में आम लोग हैं, वहाँ के बिजली कर्मचारी हैं, वहाँ के स्कूल शिक्षक हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, वहाँ के संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं जेएसी में भी प्रतिनिधित्व कर रही है। अब वहाँ उसको आतंकवादी संगठन करार दे करके पाकिस्तान के जो सेना है वो सारा का सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। शहबाज शरीफ तो महज एक कठपुतली मात्र है। तो लेकिन ये है कि अवाम अगर सड़कों पे आता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मिलता है, मुझे लगता है कि वैश्विक ताकतों को पाक अधिकृत कश्मीर में हस्तक्षेप करना होगा। तब जाकर के वहाँ के लोगों के लिए हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वहाँ के लोगों को मिलेगा। पाकिस्तान आर्मी से और पाकिस्तान के हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से साफ है कि पाकिस्तान का वो पाखंड अभी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। तो इतिहास गवाह है कि कहते हैं जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और कागज़ की नाव कभी चलती नहीं। तो पीओके की आवाम
का ये जो गुस्सा है ये बता रहा है हम सभी को कि जो हक और आज़ादी की इस आवाज़ को अब बंदूक के दम से दबाया नहीं जा सकता। हमसे जुड़ने और इस पूरे मुद्दे पर इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए हरीश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। और अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।